नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। जैसे कि मुझे देख पा रहे हैं, आज के हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं आशीष शर्मा जी। तो आज आपसे रूबरू कराएंगे, सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, मेरे पीछे एक थंबनेल लगा के रखा हुआ है। मैं उन्हीं सवालों की कुछ ही समय में सर से चर्चा करूंगा। और बस आप सभी लोग, जो भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं, हमसे एक बार जुड़िए और भी इस प्रकार की अधिक वीडियो देखने के लिए लगातार हमारा 1-to-1 सेशन आते रहेंगे। बस तो आप सबसे पहले इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। हमने एक मुहिम शुरू की है। चलो, इन सब बातों को देखते हुए मैं सबसे पहले आशीष सर से सवाल करूंगा। सर, जैसे थंबनेल मैंने लगा के रखा हुआ है कि एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, इसमें अक्सर हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद लगभग 900 अंक से अधिक आ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि इससे पहले हम देख रहे थे कि 2019 से पहले कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, उनके 800 प्लस मार्क्स आ रहे थे। अब हम देख पा रहे हैं कि 19 के बाद में 800 के आसपास या 800 के पार जो मार्क्स आ रहे हैं, वो स्टूडेंट लगभग लगभग टॉपर ही हो जा रहा है। तो अब ऐसा क्या कारण रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से आप चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। जय हिंद सर। जो प्रश्न आपने पूछा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक गंभीर प्रश्न भी है कि 2019 के बाद ऐसा क्या हो गया एमपीपीएससी में कि कोई भी जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है एमपीपीएससी का, वो जी। 900 नंबर तो बहुत दूर की बात है, 900 हमने लिख रखा है थंबनेल पे, वो 850 के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा है। और आप कंसिस्टेंटली 2020 से लेकर के 2024 का जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है सर, आप उसको उठा करके देखेंगे, उसमें 23 का भी आया नहीं है, लेकिन 20, 21, आपका 22 और 24, ये जो रिजल्ट आ चुके हैं, इन रिजल्ट में आप देखेंगे कि हार्डली ही कोई इक्का दुक्का 2 या 3 बच्चे 800 नंबर के आसपास मुख्य परीक्षा में ला पा रहे हैं। बिल्कुल। जबकि एक इरा रहा एमपीपीएससी का जो 2014 से 2019 तक का था, जहां स्टूडेंट्स जो थे वो बल्क में, मतलब टॉपर जो होता था वो तभी हो पाता था जब उसके मुख्य परीक्षा में 850 से 900 के आसपास नंबर रह रहे हैं, तभी वो डेप्यूटी कलेक्टर का पद पा पाता था और वो सारी चीजें हो पाती थी। अब ऐसा हो रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के नंबर 800, 750 से 800 के बीच में है और थोड़े बहुत इंटरव्यू में नंबर हैं, तो वो डेप्यूटी कलेक्टर का पद पा ले रहा है। तो उन कारणों पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना जी चाहूंगा। जी सर, वही मैं जानना चाहूंगा बस कि मेन कारण क्या है, उसकी क्या चीजें हैं, किस वजह से नहीं आ पा रहे नंबर। जी सर, जो कारण मुझे लगते हैं ना सर, देखिए कारण एक नहीं है, कारण कई सारे हैं। बिल्कुल सही। जैसे सबसे पहली चीज, देखिए सिलेबस का एक तो बार बार बदलना एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सिलेबस जो है वो बार बार चेंज भी हुआ है। 2019 में चेंज हो गया सिलेबस, हाँ, और 24 में 20 फिर में नए सिलेबस पे परीक्षा हुई, 20 से जी। लेके 23 तक, फिर दोबारा चेंज हुआ। और फिर 23 और 24 की, 24 और 25 की जो परीक्षा हुई है वो हाँ, नए नए सिलेबस के सिलेबस आधार पे हुई है। अभी वही चल रहा है। तो ठीक है। नया सिलेबस जो है वो आया, तो वो एक कारण कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा हम जो है आरोप जो है वो, या पूरी सिलेबस को जिम्मेदारी दी जाए। सिलेबस के ऊपर ही हम लोग डाल दें। क्योंकि सिलेबस आप उठा के देखेंगे, जो 2019 के पहले वाला सिलेबस था, मतलब 20 के पहले वाला सिलेबस था 2014 से 19 का, तो काफी सारी चीजें तो कॉमन ही है सर। कॉमन ही बिल्कुल सही है सर। बस जो नया सिलेबस है उसमें ऐसा कर दिया है कि जैसे चीजों को थोड़ा स्पेसिफिकाई तरीके से बता दिया है। पहले था भारत का इतिहास पढ़ना है आपको, बिल्कुल सही है। है अब ना। स्पष्ट तरीके अब से बता दिया स्पष्ट कि तरीके क्या से क्या बता पढ़ना दिया है। कि इतिहास में क्या पढ़ना है आपको। तो अब मुझे बताओ कि सिलेबस आसान कौन सा हुआ। वो सर। सिलेबस आसान हुआ कि जिसमें मैंने केवल इतना लिख दिया कि आपको विश्व के इतिहास, तो पहले वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा आसान थी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा हुआ था, 6-7 इवेंट पढ़ने पड़ते थे विश्व इतिहास में। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, जो नया सिलेबस आया है उसमें बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, वो ज़्यादा तो सरल जब बैठेगा। बिल्कुल स्पेसिफाई तरीके से एकदम उल्लिखित कर दिया गया है कि ये टॉपिक पढ़ना है आपको, जो जी। है वो सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक मेंशन है। मैं सब्जेक्ट की बात हाँ, नहीं कर रहा, सब्जेक्ट में जो टॉपिक है और टॉपिक टॉपिक मेंशन में भी करके। जो सब टॉपिक हैं वो मेंशन कर दिए बिल्कुल। हैं। तो इससे आसान सिलेबस क्या होगा। लेकिन उसके बाद भी यदि नहीं आ पा रहे हैं, तो उन कारणों पर मैं आपका थोड़ा सा जी टाइम लूंगा सर। जी। जैसे कि मुझे लगता है कि सबसे पहला जो कारण है ना, कि 2019 के बाद, क्योंकि ये कोरोना कोरोना टाइम का का बिल्कुल टाइम सही। आया, और कोरोना के टाइम के बाद हम सब ने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन ने स्पीड ऑनलाइन। पकड़ी है। बिल्कुल। और क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जो होती थी सर, उनकी गुणवत्ता कुछ अलग रहती थी। बच्चा 1-to-1 टीचर से
जो है वो इंटरेक्ट कर पाता राइट था, इंटरेक्टिंग सेशंस होते थे ऑफलाइन क्लास के। साथ ही साथ जो होता था टीचर की गुणवत्ता भी जो है वहाँ पता चलती थी, क्वालिटी। राइट क्योंकि उसके पहले जो कोचिंग संस्थान टीचर्स रखते थे, तो टीचर में यदि गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो वो टीचर टिक नहीं पाता था संस्थान में, बच्चे जाके उसको खुद ही भगा देते थे। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये नहीं हो ऑनलाइन पाता। में अब आपकी मजबूरी हो गई है, आपने कोर्स परचेज कर लिया, अब इंदौर में कोई कोचिंग संस्थान चल रहा है, बालाघाट के किसी बच्चे ने कोर्स खरीद लिया, कर या फिर लिया तो उसकी मजबूरी बन गई। मजबूरी है, अब वो इंदौर आकर के कोचिंग संस्थान पे दावा तो नहीं ठोक सकता। और ऑनलाइन में जाकर के वो अकेला ही अगर इस बात को कहे कि कहे कि टीचर नहीं ठीक मुझे नहीं ये है। टीचर पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर उसे कोचिंग संस्थान थोड़ी रिप्लेस करने वाला है। बिल्कुल सही बात। तो एक मुझे लगता है कि ऑनलाइन ने जिस तरीके से जो छदम जो है सीडो टीचर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, राइट कि जो टीचर है नहीं, लेकिन चूंकि उनके पास क्या था, ज्ञान नहीं है लेकिन पैसे थे। हाँ उनके पास ज्ञान नहीं है, एज ए टीचर जो नॉलेज उनको चाहिए, जो एक्सपीरियंस एक टीचर के हिसाब से उनके पास होना चाहिए एमपीपीएससी के एस्पिरेंट को तैयारी कराने के लिए, तो वो ना तो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस नहीं है उनको। हाँ लेकिन चूंकि उनके पास रिसोर्सेज थे, पैसे थे, करने को कुछ था नहीं, तो वो टीचर बन गए। और ऐसे टीचरों ने इस मार्केट को इतना बर्बाद किया है, मतलब इसे मार्केट को बर्बाद नहीं किया, पहले मार्केट बनाया है और फिर बर्बाद कर दिया है। कुल मिला के आज आप देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, जिस कारण से बच्चा इस आंकड़े को छू ही नहीं पा रहा है, वो है भ्रामक प्रचार सामग्री। हाँ सर, ये भी देखा है, अक्सर ये ऐसा भी देखा है कई जगह। मैंने खुद ही देखा है कि एक स्टूडेंट रहा, टॉपर रहा, या कह सकते हैं सिलेक्टेड हुआ, वो सभी लगभग संस्थानों से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहा, उसका किसी न किसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट मैं इस करके। पर भी आऊंगा सर, आप जो हाँ कह रहे हैं ना, जी जी इसको बहुत डिटेलली हम एक्सप्लेन जी करेंगे कि भ्रामक प्रचार सामग्री से मेरा अर्थ क्या है। हाँ लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जैसे भ्रामक प्रचार सामग्री से तात्पर्य यह है कि आज आप रील्स देखते हो, आज आप पॉडकास्ट देखते हो, आज आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, आज आप यूट्यूब पे पीवाईक्यू एमसीक्यू की सीरीज चलती है, करंट अफेयर के नाम पे 2-2 घंटे 1-1 घंटे डेली बच्चों को करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एमपीपीएससी जैसे या यूपीएससी जैसे एग्जाम में। इतना नहीं कि 2-2 घंटे आप यूट्यूब पर टाइम दो, करंट अफेयर पढ़ो। और फिर जब आप सोशल मीडिया पे हो, मोबाइल चला रहे हो, वहां पर यूट्यूब पर कहीं पर कुछ देख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे जो सजेशंस आते रहते हैं, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते हो। मतलब एक बार आप यूट्यूब में गए तो वो तो सर क्या है, भूल भुलैया है, सही बात। चलते चले जाओ, यहाँ से करेगा तो घुसते आप चले जा जाओ, रहे हैं कहीं उसमें। कहीं इंटरकनेक्टेड सब होता चला जाता है उसमें। तो भ्रामक प्रचार सामग्री है। टीचर्स जो है वो फैकल्टीज हो गए, आपके कोचिंग संस्थान हो गए, वो सब झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके जो है इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके का स्वांग रचते हैं कि बच्चा उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है, एडमिशन ले लेता है, फिर उसके बाद उस सच्चाई पता चलती है, लेकिन तब तक उस बच्चे का नुकसान बहुत हो चुका होता है। बिल्कुल सही बात है सर। उसका पैसे का नुकसान तो समय हुआ उसका ही चले ही है, गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी जो टाइम है, समय, और जो ऊर्जा अभी उसके अंदर है, जिस वो खत्म। एनर्जी से, जिस पैशन से वो तैयारी करने के लिए कूदा था, अगर वहां सही मेंटरों से मिल जाता सर, तो हो सकता है कि वो उसकी स्थिति और कुछ होती। चयनित होके जाता। लेकिन चूंकि इस तरीके के गुरु घंटालों के चक्कर में बच्चे पड़ जाते हैं, तो फिर उस बच्चे का कैरियर बिल्कुल ट्रैक से सर चला जाता है। तो मुझे लगता है भ्रामक प्रचार सामग्री बिल्कुल सही है सर। दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण सर है, हाँ अभी अभी हम उस पर पहले मैं कारणों पर चर्चा कर जी लेता जी हूँ। जी सर। दूसरा कारण मुझे लगता है कि अनुभव की कमी। अनुभव की कमी मैं कह रहा हूँ किस सेंस में, वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोचिंग संस्थानों में शिक्षक हो गए आपके, आज कोचिंग संस्थानों में जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, मेंटोर जो हो गए हैं, कहाँ तक सही है सर मेंटोर का सिस्टम मेंटोर जैसा कोई सिस्टम जरूरी नहीं है सर, आजकल? ठीक है, क्योंकि मेंटोर जो है वो खुद कभी किसी मेंटोर के अंडर में नहीं रहे, उनको मेंटोरशिप का मतलब नहीं पता है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको आता भी नहीं है, उस कि किस तरीके से मेंटोरशिप किया का जाए। एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है। कंटेंट की जो टीम्स हैं, जो कंटेंट राइटर्स जो रहते हैं सर, आप तो जानते ही हैं सर क्या स्थिति है कंटेंट राइटर्स की, रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते। जो मार्केट में रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं, कोचिंग संस्थान के 4 हाँ कोचिंग संस्थान के नोट्स उनको उठा करके, वो रेफरेंस बुक्स को जो है वो नहीं लेते हैं कंटेंट राइटर्स ज्यादातर, ठीक है। टेस्ट पेपर्स बनाने हैं तो पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं करते हैं कंटेंट राइटर, सिलेबस का एनालिसिस नहीं करते, वो मार्केट से 4 कोचिंग के टेस्ट सीरीज उठा के लाते हैं और उनका मर्ज करके एक नया टेस्ट सीरीज बना के दे देते हैं कोचिंग संस्थानों को। मतलब सीधा ये कह सकते हैं जो मार्केट में चल रहा है उसी को चलाना हाँ, चाह रहे उसी को चलाते हैं, घुमा फिरा के वही चीज बच्चों के पास पहुंच रही है, कुछ नया नहीं पहुंच रहा, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं पहुंच रहा है, एक्सपीरियंस उनको है नहीं। जो कॉपी चेक की जा रही है सर, हैं। कॉपी चेक करने वाले कौन लोग हैं,
क्या क्राइटेरिया है आपकी कॉपी चेक करके जो दे रहे हैं मेंस में? आप जब टेस्ट सीरीज में लिख के आते हो तो आपके नंबर ज्यादा आते हैं, और जब आप जबकि मेंस वहाँ में लिख के आते हो वहाँ बहुत नंबर कम आ रहे हैं। वहां आपके नंबर उतने आ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कारण है? उन कारणों पे कौन विचार करेगा? तो ये अनुभव की कमी है सर। बिल्कुल। एक और है कि नोट्स पर निर्भरता सर बढ़ती चली जा रही है। हाँ सर, नोट्सों का क्या कहना है? इंदौर की मार्केट में सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी हुई है कि नोट्सों से भरा हुआ पड़ा है। इंदौर पूरा सर नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एमपीपीएससी का क्राउड, और नोट्स कोचिंग संस्थानों के, और कुछ चुनिंदा कोचिंग संस्थानों के नोट्स हैं, और कुछ चुनिंदा जो नोट्स की डिलीवरी करने वाले लोग हैं। कितने कारगर साबित हो सकती हैं एक एस्पिरेंट केवल के लिए नोट्स के नोट्स? ऊपर निर्भर रहेंगे तो कैसे एग्जाम निकलेगा कई सर? सारे टॉपर्स अभी जो देखे मैंने, सुना सभी लोगों को, आपने भी सुना होगा, कहना था उनका कि सर नोट्स काफी हेल्पफुल हुए और यही प्रिपेयर किए कितने पूर्ण तरीके से। हेल्पफुल हो गए सर नोट्स? मुझे बताओ कि आप गिनती के 4 टॉपर हैं जो 800 के पार हैं, बाकी फिर 800 के नीचे हैं, और ज्यादातर 750 के नीचे हैं, 700 से 750 के बीच में मेंस में सिमट गए हैं। अक्सर मैं देख रहा तो था जो कई पूरे सारे इंदौर के, मतलब जी मैं खत्म करूंगा सर, जी कि पूरे इंदौर के कोचिंग संस्थानों के नोट्स आपको जिन फोटोकॉपी की दुकानों पर मिल जाते हैं, बिल्कुल वो सर। सारे नोट्स मिल करके, वो सारे कोचिंग संस्थानों के नोट्स मिल करके आपको 750 800 तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मतलब हाफ नहीं आ रही है आपको 800 तक पहुंचने में एक एक एस्पिरेंट को। तो वो कितने कारगर होंगे सर? और एक टाइम था जब नोट्स मार्केट में इतने भरकर अवेलेबल नहीं थे, 2014 से 2019 तक जब भी नंबर ठीक ठाक आ मारे रहे मारे थे घूमते थे, कहीं से कुछ कर लें, मिल चीजें जाता कैसे है। कर लें। लेकिन क्या था कि हम रेफरेंस बुक्स पढ़ते थे सर, अपने नोट्स खुद बनाने थे। हमें कुछ नहीं मिल रहा तो खुद से सर्च करते थे, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी के नोट्स में मिल जाएगा। तो कुछ तो भी करते थे, यूपीएससी का नोट्स मिल जाएगा, किसी अदर स्टेट पीसीएस में कोई बुक कुछ चल रहा है जी कहीं से, हम मेहनत करता था स्टूडेंट, और तब जाके अपनी तैयारी करता था। तो वो तैयारी कुछ इस स्तर की होती थी कि खुद से सिलेबस जो है वो कवर करते थे। बाकी कोचिंग संस्थानों में भी टीचर कुछ इस तरीके के थे पहले के, हेल्प करते थे, जी जी। वो भी उस तरीके का कंटेंट देने का प्रयास करते थे। इस नए सिलेबस में तो कोचिंग संस्थानों ने बेड़ा गर्क कर दिया है बच्चों का। दूसरा है सर जो अगला कारण मुझे लगता है हाँ वो है कि अब कॉन्सेप्ट पे कोई बात ही नहीं रही। एमपीपीएससी का एग्जाम टोटली हो गया है फैक्चुअल। मतलब कोचिंग संस्थानों ने, हमारे गुरु घंटालों ने इस तरीके से इसको प्रमोट किया है कि अब केवल रटो, फैक्ट रटो बस। आपको उत्तर लेखन क्या है वो सारी चीजें बाद में, फैक्ट रटो, पढ़ो और छापो जैसे कंटेंट जब आएंगे सर, कि कोई चीज पढ़ लो और उसको सीधे छाप आओ, तो फिर बच्चा अब लिखने का अभ्यास भूल गया, बिल्कुल सही बात है। किताब पढ़ने का अभ्यास भूल गया। हम स्कूल वाली परिपाटी पे चल रहे हैं एमपीपीएससी में कि हमारे यहाँ 2 नंबर का प्रश्न पूछते हैं तो हमने 2 नंबर की एक प्रश्न उत्तरी जारी कर दी, हमारे यहाँ 7 नंबर का प्रश्न है तो 7 नंबर की प्रश्न उत्तरी आ गई। जारी करती सी। जबकि मॉडल क्वेश्चंस आते हैं, मॉडल उनके आंसर्स आते हैं जो आपको टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से मिलते हैं, तो मॉडल क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। मेंस का अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड दोनों आता था, तो बच्चा वो जो है वो उसको रखता था कि उससे एक आइडिया लग जाता था आंसर राइटिंग का। अब तो आपको प्रश्न बने बनाए मिल रहे हैं, प्रश्न सॉल्व पेपर और उनके बने बनाए उत्तर मिल रहे हैं आपको, और उन्हीं प्रश्नों के आधार जो उत्तर हैं उन उत्तर को आप क्या सभी एज इट इज लिख के आएंगे जो जो रट पढ़ेगा। के जा रहे हैं, और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है, और उसको एज इट इज लिख करके आ रहे हैं, तो फिर सबको नंबर जो है वो सबके कहाँ जाएंगे सर? एक जैसा वहां पर दिखेगा, उसके एक सामने जैसा कॉपी दिखेगा, जाएगी। और वो क्वालिटी भी उतनी ही क्वालिटी दिख भी रही नहीं। है। आप अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे उत्तर लेखन में। तो फैक्ट्स का बाजार बन गया है, ठीक है। आप प्रश्न क्या पूछा है, किस तरीके का पूछा है, प्रश्न में वो क्या चेक करना चाह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर 2 नंबर से आपने याद पूछा है, किया है वही लिख के आ रहा है। 2 नंबर में पूछा है 3 फैक्ट लिखो बस, मतलब इस तरीके से। अब वो डेफिनेशन पूछ रहा है तो भी 3 फैक्ट में लिख दो। वो कुछ आपका ज्ञान जानना चाह रहा है, ओपिनियन जानना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि भाई कुछ ढंग का शब्द ले करके कुछ सेंटेंस फ्रेम करके लिखे कुछ 2 लाइन, हाँ उसे आप 3 लाइन में बताओ, 3 फैक्ट में बताओ। तो एकदम फैक्चुअल होता चला जा रहा है सर। 60 शब्दों में लिखना है, 60 शब्दों में लिखना है तो क्या लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उससे मतलब नहीं है। आपने जो याद किया वो जो लिख याद दो। किया है और उसको एक परिपाटी परंपरा बना दी है कि उसमें डायग्राम बना देना, चित्रित कर देना, इसको फ्लो चार्ट बना देना, इसको सर्किल बना देना, हाँ जैसे अपन देख पा रहे हैं। चित्रकारी करना सिखा रहे हैं यहाँ पे आंसर राइटिंग के नाम पे। तो अब इस तरीके से होगा सर तो कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि जो उत्तर लेखन का अभ्यास है हमारे यहाँ, हाँ। इस मतलब जितना मैंने अपने यहाँ देखा है सर उतना मैंने कहीं नहीं देखा कि यहाँ बच्चा टोटली डिपेंडेंट है एक तो कोचिंग संस्थानों के नोट्स पे, ठीक। फिर उन्हीं नोट्स के बेसिस पे वही कोचिंग संस्थान टेस्ट सीरीज चलाते हैं।
उन नोट्स को पढ़ता है बच्चा, फिर उन नोट्स को पढ़ने के बाद उन्हीं कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, और उस कुएं के जो मेढक होते हैं ना, तो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाता है। समझ रहे हैं सब? बिल्कुल सही। बल्क में वही बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, उतने ही नंबर ला रहा है, कुएं का मेढक बन के बैठा हुआ है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं और सर? सर मैं बताऊं सर, जी। कोचिंग संस्थानों में चाहे फैकल्टी हो, कंटेंट राइटर्स हैं, नोट्स हैं, ये अपडेटेड नहीं है सर। अपडेट कई सारे नहीं। कोचिंग संस्थान है, कुछ मैं हर एक का नहीं कह रहा, जी लेकिन सही। कुछ ज्यादातर कोचिंग संस्थान जो है वो अपडेटेड होना नहीं चाहिए। है, खुद को अपडेट नहीं करते हैं। और आजकल कोचिंग संस्थान जो है वो अपनी फैकल्टीज के ऊपर, नोट्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, इन पर मेहनत कम करते हैं, सोशल मीडिया पर मेहनत ज्यादा करते ज्यादा कर रहे हो। हैं। ठीक है, मतलब अब सोशल मीडिया पर जब मेहनत ज्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा सर? रील्स पे ज्यादा मेहनत रील्स हो पे रही करें। है, यूट्यूब पर कैसे अपना प्रेजेंस बढ़ाया जाए, यूट्यूब पर पीवाईक्यू सीरीज चलाते हैं 2-2 घंटे 3-3, चलाइए अच्छी बात है, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड तो हो, सही है। रैंडमली कहीं से भी कुछ भी उठा के, एग्जाम ओरिएंटेड हो, उसमें फैक्ट आप जो बताओ एग्जाम ओरिएंटेड बताओ। और अगर चलाना ही है तो फिर लेक्चर सीरीज चलाओ, जैसे शरणम बिल्कुल सही। आईसीएस ने चला रखा है, लेक्चर चलाओ आप, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी थ्योरी पढ़ाओ। थ्योरी पढ़ाओ, सही है, तो लेकिन बच्चों को थ्योरी हेल्प होगी। कोई कोचिंग संस्थान नहीं पढ़ाता सर, सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, वो सब पीवाईक्यू क्लासेस चलाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज सर, कि ऑनलाइन ने इतना मार्केट खराब किया है कि सिर्फ यहाँ पर क्या पीपीटी या पीडीएफ जो वाचन होता है। हाँ सर, मैं आपने याद दिलाया मुझे। एक तो पढ़ाने की जो शैली हुई आपकी, एक तो पीपीटी लगा के सीधा लाइन उसके नीचे खींचता होगा, वो आपने देखा होगा, मैंने भी खूब देखा कि लिखा और उसके नीचे लाइन खींचना कहाँ तक ठीक है, और ये कुछ कम कंटेंट और कुछ हाथ से लिखना बोर्ड पर, इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा विस्तार से करके बताएं मुझे। ये एक तो वो तो लाइन खींचने का क्या फायदा होगा उस पे, बस मैं इतना जानना चाहूंगा। वो सीधी की सीधी एक लाइन, और वो लाइन सर इस कोने से लेके उस कोने तक सीधा का सीधा खींची जाती है, बहुत स्पीड स्पीड के साथ में। वो सर आपने हाँ, बिल्कुल सही कहा, उसको तो एक वो तरीके कम भी से खींच सकते हैं लाइन को शायद उसको, और अपन लाइन के अलावा और भी वो कुछ कह सकते हैं वो कि ये तो इंपोर्टेंट है, लेकिन टोटल वेस्ट ऑफ टाइम हाँ। है। और अगर बच्चे लाइन ही खींचना है तो बच्चे को पीपीटी दे दो, पीडीएफ दे दो, हाँ, वो प्रिंट आउट निकलवा के घर पे पेन से लाइन खींचता रहेगा उसके नीचे। सही है कि नहीं सर? तो वो उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन ज्यादातर कोचिंग संस्थान जो पीपीटी वाचन वाला काम हाँ, करते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है, वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। तो इस तरीके से तो बच्चा खुद ही सिलेबस कंप्लीट कर लेगा सर। कंप्लीट हो सकता है। और फिर जो नंबर आ रहे हैं तुम्हारे 700 750 के आसपास, वही वजह है। वो भी नहीं आएंगे। खैर खैर ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज सर, एक और जी। कारण है, संस्थानों ने जिस तरीके से ऑनलाइन आया है, एजुकेशन में बूम आया है, उसने लिखने के अभ्यास को समाप्त कर दिया है सर। आजकल टू द पॉइंट नोट्स आते हैं, क्लासेस भी जो होती हैं ऑनलाइन, जो आपने बोला वाचन होता है, हाँ, टू द पॉइंट क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो बच्चों को ज्यादा मेहनत नहीं करने दे रहे हैं। मतलब कोचिंग बिल्कुल, संस्थान जो पहले बच्चे मेहनत स्वयं से करते थे, वो मेहनती नहीं थे, करने दे रहे। वो उनको नहीं करने दे रहे हैं। पहले क्या होता था सर, 2-3 घंटे की क्लास होती थी। उस 2-3 घंटे की क्लास में प्रोसेस रहता था कि पहले पढ़ाया जाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता था, फिर लिखाया जाता था थ्योरी, तो क्लास में लिखने की प्रैक्टिस हो रही है। फिर बच्चा घर जाके रिवीजन करता था, फिर हो सकता है कुछ फेयर भी बनाने वाले बच्चे रहते थे, हाँ, फिर उसमें से शॉर्ट नोट्स बच्चा अपने बनाता था, फिर एग्जाम के लिए सिनॉप्सिस बनाता था, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करता था न्यूज़पेपर से 17 जगह से। तो बहुत चीजें वो करता था। उसका फायदा ये होता था कि बच्चे की समझ विकसित होती थी, उसका जो एनालिटिकल अप्रोच है, विश्लेषणात्मक क्षमता है सर, वो विकसित होती थी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स का बैलेंस उसका मेंटेन होता था सर। दोनों चीजें। ठीक है, लेखनी सुधरती थी, मतलब राइटिंग अगर किसी बहुत खराब है तो हाँ, राइटिंग तो सुधर जाती थी। लगातार और प्रयास उस करने के राइटिंग में जो बाद में मात्रात्मक और व्याकरणात्मक गलतियां होती थी, ग्रामेटिकल और वो राइटिंग, चीजें वो भी सुधर जाती थी। लिखने की स्पीड बढ़ती थी सर, क्योंकि बार बार लिख रहा है, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर क्लास रहा है तो में जो सही। बच्चा है, जो टीचर उधर बोल टीचर रहा है, लिख बोलता रहा है है, वो तो लिखता बिल्कुल है। सही। तो अब यहाँ तो ऑनलाइन में तो सब बर्बादी है, यहाँ कोई लिखा थोड़ी रहा है सर। अगर सर ऑनलाइन को तरीका और भी हो सकता है। तरीका है ना सर, जैसे अपन चला रहे हैं शरणम आईसीएस की, हाँ, शरणम आईसीएस की क्लासेस आप देख लो ऑनलाइन, जो हम चला रहे हैं अभी यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। हमारा तरीका वही जैसे ऑफलाइन वाला है, बस बच्चा नहीं है सामने, पढ़ाते उसी तरीके से, पढ़ाते उसी तरीके से। बच्चे अगर आके बैठे वो कहें हमें डिक्टेट करो, तो हम डिक्टेट भी करेंगे। लेकिन मतलब बच्चे, सारी चीजें इतना जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए जितना स्पीड से चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो यह है, बच्चे को खुद से मेहनत नहीं करने दे रहे हैं।
तो कहीं उसमें ना कहीं बच्चों को बांध के रख लिया हाँ, तो जब बच्चों को मेहनत नहीं करने देंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने वाली है नहीं, है। सही बात है सर। और फैक्ट फैक्ट पे बच्चा डिपेंडेंट है। तो वो एक कारण है सर कि 900 के अंक पार, मतलब अभी आज के बच्चे से हम वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। और एक जो बहुत बड़ा कारण है सर, मैं जी बताता हूँ, लास्ट में इसको रखा है हाँ मैंने। टॉपर्स को फॉलो करना बंद कर दो। आपको फॉलो करना है यूपीएससी के टॉपर्स को फॉलो कर लो, ठीक है, स्ट्रेटजी वगैरह के लिए, क्योंकि कॉमन सी चीजें तो आपको पता ही होंगी। मैं वो ये नहीं करा कि आप यूपीएससी के टॉपर्स की आंसर राइटिंग, उनके कंटेंट को, उनके रिसोर्सेज को फॉलो करो, वो बिल्कुल डिफरेंट है एमपीपीएस यूपीएससी में, लेकिन बिल्कुल सही। स्ट्रेटजी वाइज जाना है आपको, ठीक है। तो आप यूपीएससी के टॉपर्स को फॉलो करें। अभी हमारे हमने देखा कि एक टॉपर हैं, वो बोल रहे थे कि 12-13 घंटे वो 2 साल से पढ़ रहे हैं। एक टॉपर अपने एमपीपीएससी में इस साल बहुत फेमस हुए हैं, वो हाँ बोल रहे हाँ, हैं कि 12 से 13 घंटे उन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है, कंसिस्टेंट। लगातार दो और साल फिर आप यूपीएससी की टॉपर हैं, संसद टीवी पे उनका एक शो है, मतलब संसद मतलब हमारे सरकार का चैनल है, हाँ सूचना हाँ एवं प्रसारण मंत्रालय का। उस पर यूपीएससी के टॉपर्स को बुलाया जाता है। शक्ति दुबे ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी में, उनका आप सुने, वो कह रही है वहां पर न्यू जो एंकर हैं, जो मतलब हाँ उसको हाँ। होस्ट कर रहे हैं कार्यक्रम को, वो उनको कह रही है शक्ति दुबे जी कि भैया 12-13 घंटे की बात आई कहाँ से मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन 6-7 घंटे, 7-8 घंटे नॉर्मल नॉर्मली होता था, और एग्जाम टाइम में हफ्ते 2 हफ्ते के लिए 12-12, 13-13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे रिवीजन भी हो टाइम जाता था उस समय। रिवीजन टाइम पर। लेकिन 12-13 घंटे कंसिस्टेंट 2-2 साल कौन पढ़ेगा? और 12-13 घंटे अगर पढ़ लिए तो जो टॉपर है उनके मेंस में नंबर देखो, जो कह रहे हैं 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ते थे। तो आप लोग क्या करते हो ना, केवल उनके कहने पे चले जाते हो। आप एमपीबीएससी की वेबसाइट पे जाकर के रिजल्ट डाउनलोड करो, तो ऑब्टेन्ड मार्क की लिस्ट देखो, वो जो कैंडिडेट कह रहा है वो उसके मेंस के नंबर बता देंगे वो क्या कह रहा है, बिल्कुल सही बात है ठीक है। और ये जो टॉपर जितने हैं, इनके जितने भी रील है उनको बॉयकॉट करो, इनके पॉडकास्ट को बॉयकॉट करो, इनके नोट्स आप, अब जिस टॉपर के नंबर मेंस में 700 भी नहीं है, और वो चूंकि रील्स में हाईलाइटेड है, वो पॉडकास्ट में हाईलाइटेड है, वो वीडियोस में हाईलाइटेड है, उसको आप कोचिंग वाले फॉलो कर रहे स्वागत हैं। कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, 2500 चीजें कर रहे हैं, वो आपको आंसर राइटिंग पे चीज बताएगा, वो आपको स्ट्रेटजी बताएगा, वो आपको नोट्स मेकिंग बताएगा, सिनॉप्सिस बताएगा, वो रिसोर्सेज बताएगा, तो वो 700 के आसपास वाली तो बताएगा। सही बात। भाई अगर मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर की तरह महान बल्लेबाज बनना है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम बनना है मुझे क्रिकेट में, तो जी मुझे सचिन तेंदुलकर को फॉलो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात। करना पड़ेगा कि नहीं करना करने पड़ेगा सर? पड़ेगा। अब मैं उसकी जगह जवागल श्रीनाथ को फॉलो करना चालू कर दूं या मोहम्मद सिराज को फॉलो करना चालू तो कर दूं, उसकी तो क्या मैं कभी बल्लेबाज बन पाऊंगा नहीं। उस स्तर का? बिल्कुल सही। पता है सर आप मुझे। सही है। तो आप, अब ऐसा नहीं है कि मोहम्मद सिराज को डिग्रेड कर रहा हूं, लेकिन मोहम्मद सिराज बल्लेबाज नहीं है ना भाई, सही है। दूसरा उसका वो है। वो बॉलर है। लेकिन चूंकि वो बल्लेबाजी करते हुए कभी दिख गए 1-2 छक्के, कभी उन्होंने मार दिए मेरे को, और मैं उनसे इंप्रेस होकर बल्लेबाजी करने लग जाऊं, तो ऐसे नहीं है ना भाई। अगर आपको टॉप मेंस में 900 नंबर लाने हैं, तो पहले ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो 900 नंबर ला के बैठे हों। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा यही है कि जो भी नहीं सर, टॉपर्स अभी हैं। थोड़ा सा हाँ और है, मैं कुछ इसमें हाँ। और वैल्यू एडिशन जी जी। करूंगा। और एक और जो सबसे लास्ट के लिए रखा था मैं, हाँ कि कोई कोचिंग संस्थान सिलेबस कंप्लीट नहीं कराता है सर। हाँ सर, ये बहुत मेन समस्या है। कोई कोचिंग संस्थान सिलेबस कंप्लीट नहीं कराता है। किसी कोचिंग संस्थान के पास जो है वो समर्पित शिक्षकों की टीम नहीं है। प्री और मेंस को क्लियर क्लियर अलग तरीके से करा सके। नहीं सर, कराना दोनों को एक ही साथ है, हाँ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके जी से। जी। लेकिन मेंस को मेंस के तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है, प्री को प्री के तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है, और कहाँ दोनों में संतुलन बनाया जाना है, उन चीजों पे कोई बात नहीं करना चाहता। क्लियर है? कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इस तरीके से कि कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, तो जैसे जो टीचर जहां से मिल जाता है वो उठा के पढ़वा उनको दे। उठा के टीम बना के आपका काम चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सर यदि आपको मेंस में 900 नंबर लाना है, 850 नंबर लाना है, जी तो आप उस कैंडिडेट को फॉलो करो जो 850-900 तक आपको पहुंचा सकता है। उस टॉपर को फॉलो करो। आप अभी जो इस साल जो टॉपर है हमारे देवांशु शिवरे, हाँ 813 नंबर है उनके, आप उनकी मेंस के कॉपी देखो, आप उनके मेंस के नोट्स देखो। मतलब 2024 में जिन भी कैंडिडेट के 800 से ऊपर नंबर हैं, उनके मेंस के, या मैं फॉलो ये कर नहीं कह रहा कि सकते। 800 से कम वाले नहीं, मतलब जो उसके आसपास हैं जी आप उनको फॉलो करो। लेकिन आप ऐसे किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो जो
700 के आसपास है, 650, पौने 700 के, 725 के आसपास है, तो फिर आप उतने ही स्तर के रह जाओगे। उसी के अकॉर्डिंग तो वो आप 800 के स्ट्रेटेजी स्तर वालों बताएगी। को फॉलो कर रहे हो, तो अब 800 तक, तो मतलब आपको समझ में आ गया ना कि इस व्यक्ति ने इस तरीके से मेहनत की, 800 तक पहुंचा, तो मैं ये चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए। प्लस उसमें आप वैल्यू एडिशन कर लो, उसमें सही है। आप वैल्यू एडिशन कर लो, आपका 850 900 के आसपास स्कोर अपने आप पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यही है कि आंख मूंद के फॉलो नहीं करना है। नहीं करना है। ठीक है। कोचिंग ठीक। संस्थानों का जो मैंने कहा सिलेबस टाइम पे होता नहीं है, और इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जो कोचिंग संस्थान है ना, वो मेनली फीस वसूली पे लगते हैं। पहले मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको शॉर्ट रील लेकर के आएंगे, इस तरीके के रील्स लेकर के आएंगे, दूसरे कोचिंग संस्थानों को डिग्रेड करेंगे। पहली चीज तो उसमें अपने नोट्स को, अपनी क्लासेस को, अपने टीचर्स को, अपनी फैकल्टी को, अपने बेहतर कंटेंट बताना। को इतना बेहतर बताएंगे, इतना बेहतर बताएंगे, और दूसरे को बिल्कुल इतना कमतर बता देंगे। हो सकता है दूसरा कोचिंग संस्थान बहुत अच्छा दे रहा हो, लेकिन वो चूंकि उसने इस तरीके से उसका जो है वो आपके सामने प्रेजेंटेशन किया है, बड़े बड़े संस्थानों में आजकल हैं कुछ इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर बनने का प्रयास कर कर रहे रहे हैं हैं। वो। ठीक है। और टाइम टू टाइम आपका मनोबल बढ़ाने नहीं आते, वो आपका मनोबल गिराने आते हैं, आपको डराने के लिए आते हैं। तो ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों से बचें, सावधान रहें, क्योंकि वो रील पे आ ही क्यों रहे हैं? यदि अगर उनमें इतनी गुणवत्ता है, इतनी क्वालिटी है, तो रील बनाने से क्या होगा? फिर तो आप आइए ऑनलाइन पढ़ाइए, लेक्चर लीजिए, अपनी फैकल्टीज को, अपने गुरुजियों को, आपके जो गुरुजी हैं सो कॉल्ड, जिनको आप बहुत बेहतर बताते हो दूसरे कोचिंग संस्थानों से, आप कहते हो कि आपके गुरुजी दूसरे कोचिंग संस्थानों के टीचरों से लाख गुना बेहतर हैं, भंवरकुआ बिल्कुल में सब बिल्कुल बेवकूफ हैं, आपके गुरुजी सबसे बेहतरीन है। तो अपने गुरुजियों को ऑनलाइन लेके आइए, सही है। वो तभी तो देख पाएंगे सब लोग। लाइव लेक्चर्स में लेके आइए। और मैं तो ओपनली कहता हूं, जितने भी कोचिंग संस्थान है, पीवाई की एमसीक्यू क्लास को छोड़ो, हाँ। पीवाई की एमसीक्यू की क्लासों को छोड़ो, थ्योरी के लेक्चर्स लाओ। और थ्योरी के लेक्चर्स पीपीटी वाचन वाले नहीं होने चाहिए, और पीडीएफ वाचन वाले नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। क्लियर है? पढ़ाइए विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और विथ फैक्ट, सिलेबस के अकॉर्डिंग, एज पर द डिमांड ऑफ कमीशन। तो वो चीजें कीजिए आप। लेकिन आप लगे कहां पर? रील बनाने में, पॉडकास्ट करने में, वीडियोस बनाने में, सोशल मीडिया पर आप बहुत प्रचार का आपको करना है ना? नोट्स बेचने हैं आपको, अपने अपने नोट्सों को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है। जो सबसे रद्दड़ है, घटिया है, तो भी उनको साबित करना है। किसी ने इतने बल्कि इतने मोटे मोटे नोट्स बना दिए हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी और यूनिवर्सिटीज की किताबों को उठा उठा के हाँ। सर पूरा पूरा छाप दिया है। अब वो बच्चे के ऊपर छोड़ दिया है कि तुम ढूंढ लो उसमें से। और कभी क्वेश्चन आ जाए तो और भाई हमारे उनका में बखान से। इस तरीके से करते हैं कि हमारे नोट्स इतने बल्कि क्यों? क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की उन नोट्स पे। जो सीधा मेहनत कसी में आपको रख दिए। करनी चाहिए थी, आपकी टीम को करनी चाहिए थी, टीचर को, फैकल्टी को, कंटेंट टीम को करनी चाहिए थी, वो मेहनत आपने बच्चों के ऊपर बच्चों छोड़ पे दी। छोड़ दिया। और इतनी मोटी मोटी किताबें दे दी हैं बच्चों को। इससे तो और बेहतर। कुछ कोचिंग संस्थान है कि उन्होंने इतने से इतने नोट्स दिए हैं कि उनको देख के मनोबल गिर जाए बच्चे का कि इससे पीएससी निकल जाएगा क्या। लेकिन वो इतने से नोट्स हैं कि उससे पीएससी छोड़ो, पटवारी का एग्जाम ना निकले। ये एक ऊपर लेवल तक लेके जा रहे हैं वो और एक दोनों और तरफ नीचे चल तक। रहा है सर, दोनों देख तरफ चल रहा है कहाँ तक क्या करना चाहिए कि इसको। उससे पटवारी का एग्जाम ना निकले उन नोट्स, और उनको भी ऐसे प्रमोट करते हैं। और केवल कोचिंग संस्थान वाले नहीं, उनका तो दायित्व है क्योंकि उनकी चीज है, तो बिल्कुल उसे सही तो है वो सही। ऐसे प्रमोट करेंगे ही। लेकिन जो इनसे जुड़े हुए सो कॉल्ड जो लोग हैं मार्केट में, कुछ हाँ। पीएससी वाला है, कोई पीएससी वाली है, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, झूठ हाँ। तक, सच तक, फलाने तक, ढिमकाने तक। ठीक है, बहुत सारे चैनल इस मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, जो पॉडकास्टर और बने हुए हैं, वो सब बुलाते हैं टॉपर्स को। ठीक है, फिर आपके ये जो नोट्स जो देते हैं आपको, मतलब बुक शॉप वाले, जहां बुक्स मिलती हैं उन बुक शॉप्स पर आपको फोटोकॉपी मिल रही है। मतलब फोटोकॉपी तो फोटोकॉपी की शॉप पे मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स अगर आपको फोटोकॉपी के फॉर्म में चाहिए तो फोटोकॉपी की दुकान पे जाओ। हाँ। लेकिन इंदौर में, भंवरकुआ में देख रहा हूँ कि जो बुक शॉप्स हैं वहां भी वो मिल भी रहे। फोटोकॉपी रख करके बेच रहे हैं। मतलब जो बुक्स आपने रखी है उन बुक्स पे आपको भरोसा नहीं है, बच्चा उनको खरीदेगा नहीं, तो वो बुक शॉप बंद करो, फोटोकॉपी की दुकान खोलो ना आप। सही है। और केवल चुनिंदा कोचिंग संस्थान के नोट्स ही मिलेंगे। चाहे आप बुक शॉप पे चले जाओ, चाहे फोटो कॉपी चाहे की दुकान पे। फोटोकॉपी की दुकान पे चले जाओ, आपको अगर कोई नोट्स बहुत अच्छा लग रहा है तो वो उसकी आपको वो रिकमेंड करेगा भी नहीं। मिलेगा ही नहीं। अगली बार जाओ तो वो मिलेगा भी नहीं। मिलेगा वही जो इन लोगों ने मिलकर के एक जो नेक्सस सा बना रखा है अपना, एक जो हाँ। गैंग टाइप बना रखी है, ये पूरी वो गैंग जो चाहेगी वही मिलेगा मार्केट वही में मिलेगा। और आपके घर भी वही डिलीवर होगा।
एमपी छोड़ो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी करते हैं ना, तो डिलीवर वही होगा जो ये चाहेंगे, जो कोचिंग संस्थान चाहेंगे। क्लियर है? तो ठीक से। अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल करो, मेहनत करो, सब हो जाता है। ठीक है। और बाकी ये जो क्लासेस इस तरीके की चलती हैं, क्लासेस वही देखो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो एज पर द डिमांड ऑफ कमीशन के सिलेबस की डिमांड के अकॉर्डिंग हो, मेंस के पीवाईक्यू के बेसिस पे हो सर। बिल्कुल सही है सर। जो कॉन्सेप्ट के और फैक्ट दोनों को साथ लेके चल रहा चलने का हो। प्रयास करते हो, आपकी एक समझ विकसित करते हो, आपका एनालिटिकल अप्रोच, विश्लेषणात्मक क्षमता को वो डेवलप कर रहे हो, और आपको मतलब भ्रम में ना रखें कि हमारे ही नोट्स सबसे बेहतर है, कि हमारे नोट्स पढ़ लो फिर कुछ नहीं पढ़ना। मैं तो खुला कहता हूं कि अगर शरणम आईसीएस के भी जो नोट्स हैं केवल उन्हीं को पढ़ोगे तो आप 900 अंक ले आओगे, नहीं लाओगे। जी जी, बिल्कुल सही। जब मैंने जो क्लास में पढ़ा दिया, जैसे मैं देख रहा था एक कोचिंग संस्थान, बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान है सर, हाँ और उनका एक डेमो वीडियो में देख रहा था, तो वो टीचर, हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, वो हाँ कह रहे थे कि ये जो अभी नया ऐड हुआ है हाँ। 2023 के 24 के सिलेबस में, संकल्पना एवं विचार, विचार नया जोड़ा, बिल्कुल। तो वो ये कह रहे थे, मतलब उन्होंने बोले कि हमारे नोट्स 200-200 पेज के हैं, तो वो 200-200 पेज के नोट्स बहुत बल्कि हो जाएंगे। तो मैं जो हाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ 10 क्लासेस में वो पूरा संकल्पना एवं विचार खत्म कर देंगे, 10 लेक्चर में, हाँ। मतलब 10 घंटे में। और वो ये कह रहे हैं कि इस जो इसमें पढ़ा दूंगा क्लास में उसे नोट कर लें, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जब आपको कहाँ कहा तक जा सही है रहा है, गारंटी? गारंटी कौन दे सकता है एमपीपीएससी की? कौन दे सकता है एमपीपीएससी की गारंटी? कोई नहीं दे सकता। बात तो सही है, बिल्कुल सर। समझिए सर इस चीज, मतलब ये कहना, ये कहा जा सकता है कि हाँ हम जो करा रहे हैं वो हमारी तरफ से एज पर द सिलेबस और एज पर पीवाईक्यू जो है वो बेसिस है। रिलीवेंट है, प्रासंगिक है, वो पूछा जा सकता है। प्लस नोट्स आपको फॉलो करने होंगे, उनमें से जो मेन है जो क्लास में नहीं पढ़ाया जाए उसको निकाल लो, और कहीं से कुछ और वैल्यू एडिशन मिल रहा है मिला तो कर लो तो उसको से। उसको ऐड कर लो। कभी आपने जैन सर को और हमको अगर पढ़ाते हुए देखा होगा तो हम कभी ये नहीं कहते कि इसके आगे कुछ जरूरत नहीं होगी। नहीं सर, मैं हमेशा जरूरत ये तो कहता पड़ती हूं है। कि तुम कहीं से किसी से भी कुछ भी नोट्स, कुछ कोई भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, जो अगर मैंने नहीं बताया और आपको लग रहा है ये, तो उस ऐड कर लो उसको से। अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो तरीका ये होता है, अनावश्यक अपने आप को मसीहा जिल्ले इलाही बनाने की क्या ही जरूरत है सर। बिल्कुल, बात तो सही है सर। लेकिन करें क्या, ये आप देख पा रहे हैं कर चल तो रहा। ये सब कारण है सर, इनके समाधान भी हैं, तो समाधानों पे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारी अगली बिल्कुल बिल्कुल सर। सर पॉडकास्ट। आखिरी में मैं ये क्वेश्चन ये लेना चाहूंगा कि बताइए। स्टूडेंट्स भी इसमें काफ़ी ठीक हैं और कोचिंग संस्थान भी मुझे लगता है वहाँ तक ठीक हैं कि बच्चे जाते ही उनके पास किसी न किसी उनके प्रोग्राम का हिस्सा बनते ही हैं वो, चाहे तो उनका टेस्ट सीरीज का बने या क्लासरूम की बात करें या फिर इंटरव्यू गाइडेंस या किसी न किसी प्रकार से जुड़े ही रहते हैं। जो फाइनली सिलेक्शन होता है उनका, कहीं रैंक किसी भी प्रकार की हासिल करते हैं वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या जो भी कह सकते हैं, या सिलेक्ट ही हो जाते हैं किसी भी पद पर भी, तब एडवर्टाइजमेंट होता है उनका। तो सर जितने भी संस्थान से वो कनेक्ट था, और अधिकतर मैंने देखा स्टूडेंट लगभग 4 6 10 संस्थान से अपनी तैयारी के दौरान किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट हो ही जाता है। फिर एकदम से जैसे ही सिलेक्शन होता है तो एकदम से फिर एडवर्टाइजमेंट के रूप में 10 के 10 संस्थान वो प्रचार प्रसार को करने का बनता भी है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, कहीं अलग तरीके से, और फिर जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है वो फिर अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करता है कि भाई ये ही सबसे था। और उसके 10-10 मिनट बाद, इवन 10 मिनट में एक जगह वो बोल के जा रहा है एक संस्थान में कि यही था, यही सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज सबसे पहले यही लगाया था, भले ही वो वनडे एग्जाम के लिए समर्पित हो संस्थान। पीएससी वाला कह रहा है कि टेस्ट सीरीज सबसे पहले मैंने यही ज्वाइन की थी, और दूसरे दिन जाके या उसी दिन किसी दूसरे संस्थान में कह रहा है कि टेस्ट सीरीज सबसे पहले यहाँ ज्वाइन की थी। क्या फर्क पड़ेगा जो नया स्टूडेंट है अगर सुने कि 10 मिनट पहले वो ये बात यहाँ कह रहा है, 10 मिनट बाद यहाँ कह रहा है? क्या बुद्धि विवेक ये लोग खुद नहीं लगा रहे? देखिए सर, आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, वर्चुअल वर्ल्ड हम कहते हैं, आभासी दुनिया। तो सोशल मीडिया आभासी दुनिया है। सोशल मीडिया से जो छात्र दूर है और जो केवल सिलेबस को देख रहा है, जो एक आधिकारिक सिलेबस है और जो ऑफिशियल हाँ। जो सिलेबस पाठ्यक्रम जारी किया है आयोग ने उसको देख रहा है, प्लस सिलेबस के साथ साथ वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है, उनके साथ साथ जो ऑथेंटिक रेफरेंस जो बुक्स हैं
अगर वो फर्स्ट ईयर में है, 12th के बाद से प्रिपरेशन कर रहा है, तो पर्याप्त टाइम है सर उसके पास। बिल्कुल सही। वो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, मेरी क्लासेस में चाहे मैंने ऑफलाइन पढ़ा है चाहे ऑनलाइन, मैंने हमेशा जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहे हैं, कॉलेज के हाँ। स्टूडेंट रहे हैं, कॉलेज गोइंग, मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि कोचिंग संस्थान के नोट्स पूरे रहेंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ है, कुछ नहीं। मैंने कहा कॉलेज जाते हो, कॉलेज में आप कॉलेज की लाइब्रेरी आपके पास है, वहां से हिंदी ग्रंथ अकेडमी की या कॉलेज की आपकी जो सिलेबस की है, मान लो हाँ। आप बीए कर रहे हो, आपका हिस्ट्री है, वहां पर पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी तो है, लीजिए इतनी बेहतर से, बेहतरीन बेहतरीन किताबें जो है आपके उनसे कुछ भी नहीं। कॉलेज की लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। जो जितने कोचिंग संस्थानों ने नोट्स बनाए हैं, छाप रहे हैं, ये सब पैसा इन नोट्स को छाप छाप के, ये सब आपके कॉलेज की ही, यूनिवर्सिटी की ही जो रेफरेंस बुक्स हैं, उन्हीं की देन उन्हीं से। को उठा के इन्होंने छाप दिया है। लेकिन आप चूंकि कॉलेज के टाइम में उनको पढ़ नहीं रहे, तो अब आपको कॉलेज करने के बाद फिर पैसा दे के यहाँ पे इन गुरु घंटालों से पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं यही कहूंगा, जो लोग 12th के बाद प्लान कर रहे हैं, वो ये 3 साल वाले फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन में तो टोटल फाउंडेशन बर्बाद करने वाला कोर्स होता है, पहले ही बता देता हूँ। बेटर ये है घर पे रहो, जितना पैसा आप सर 3 साल में किसी कोचिंग संस्थान में और इंदौर में रह करके खर्च करोगे ना, हाँ। घर वालों को बोलो मुझे ऊपर या साइड में एक कमरा सेपरेट स्टडी रूम बना के दे दो, इतने में बिल्कुल सर, बन जाएगा। बंद करो कमरा। स्ट्रेटजी आपको देखनी है तो किसी अच्छे से टॉपर की स्ट्रेटजी एक बार देख लो, रेफरेंस बुक्स क्या है, कोई ढंग की वीडियो उठा करके रेफरेंस बुक्स की एक लिस्ट बना लो, कॉलेज जाओ, लाइब्रेरी से अपना सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स देखो, उस सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक्स को वहां से कवर करके धीरे धीरे 3 साल में, तो मैं बोल रहा हूँ सर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यू भी हो जाएंगे, प्रीलिम्स भी, सारी चीजें हो जाएंगी, किसी कोचिंग संस्थान की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि ये हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी असफलता का जो द्योतक है अपनी ये कोचिंग संस्थान है सर। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ इस तरीके का है कि वो बच्चों में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता है कि वो स्वयं से पढ़ के ये कोई कुछ कर पीएससी, सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी या कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही ये लूप होल है। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा और हमारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो स्कूल और कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप किया जाएगा, उनका आत्मबल जो है, आत्मविश्वास इस स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा कि वो जब 12th करके निकलेगा तो उसे पता रहेगा कि मैं जो एसएससी के और 12th टेबल पे कई सारे एग्जाम्स होते हैं, हाँ। तुमको इतना कॉन्फिडेंट वो स्कूल में ही करा दिया जाए, स्कूल के एजुकेशन में ही हो जाए कि उसे किसी कोचिंग संस्थान जाने की जरूरत नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बोलेगा मैं इसको निकाल लूंगा अपने जो मैंने पढ़ा है अभी तक स्कूल में 12th तक, और जब उसको यूपीएससी पीएससी करना है तो वो जब किसी कॉलेज में एडमिशन ले तो उसको वो समझ रहे और वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे कि वो कहे कि नहीं मैं अपने से ही कर सकता हूँ। प्रैक्टिस के लिए हो सकता है कहीं कुछ, हाँ, क्योंकि ले सकते हैं। एक्सपीरियंस लोगों से आप थोड़ा सा गाइडेंस लेते हो तो वहां चीजें थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो कॉलेज जो स्कूल सर ये चीज डेवलप कर पा रहे हैं, हाँ, वो बच्चे सेल्फ स्टडी सिलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उठा के देखो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उठा के देखो, आईआईटी से पास आउट होते हैं, एम्स से होते हैं, बड़े बड़े जो टॉप के जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं? क्यों? क्योंकि वो जिन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो गए तो बहुत ब्रिलियंट थे, वो वहाँ गए तो वहाँ गधे को भी घोड़ा बना दिया जाता है, गधा भी घोड़े की तरह दौड़ता है, ये ऐसे कॉलेजेस हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का लूप होल है सर, इसमें बात तो सही है। स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। और इस शिक्षा व्यवस्था के लूप होल का फायदा ये इस तरीके के गुरु घंटाल उठाते हैं जो भ्रामक प्रचार सामग्री का प्रयोग करते हैं, और इस भ्रामक प्रचार सामग्री का प्रयोग करके बरगलाते हैं, बहकावे में मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में बच्चों को लाते हैं और फिर मोटी मोटी फीस वसूलते हैं, और उसके बाद उसका भविष्य जो है वो चौपट कर देते हैं। जो ऊर्जा, जो जोश और जो जुनून इस उम्र में था, जो पैसा वो अपने माँ बाप ने पेट काट के कैसे भी करके उस कोचिंग संस्थान को दिया, वो पैसे जाने के गम से वो नहीं निकल पाता, समय जो उसका कीमती समय वेस्ट हुआ उससे वो नहीं निकल पाता, जो मानसिक पीड़ा उसको होगी अब किसी गलत कोचिंग संस्थान को, किसी गलत शिक्षक को चयनित करने के बाद, उससे वो नहीं निकल पाता है। और सबसे बड़ी बात सर कि जो ऊर्जा उसके अंदर थी वो ऊर्जा धीरे धीरे शिथिल होने लगती है और वो एक मानसिक अवसाद के घेरे में चला जाता है। सही बात है सर। तो ये इन सब से बचना है, तो इसके समाधान भी मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है? आई होप सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ में जुड़े और खूब सारी इस पर चर्चा की कि किस प्रकार क्या समस्या है एमपीपीएससी मेंस में, जो अधिकतर नंबर कम आ रहे हैं लोगों के, या फिर हो भी हम बहुत सारी चीज़ों पर भी इस पर चर्चा किए।
हम देख रहे थे कई सारे इसमें हमारे कोचिंग संस्थानों के बारे में कि क्या क्या उनकी मिस्टेक्स हैं, थोड़ी सी क्या उन पर सुधार करना चाहिए, इस पर भी सर ने चर्चा की है। दूसरी बात ये भी बताए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, अगर किसी भी संस्थान में कहीं से भी तैयारी करना है सबसे पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हम किस अगले वीडियो प्रकार से बताएंगे सर, वो अगले वीडियो किस बताएंगे। प्रकार से कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनडायरेक्टली चर्चा हो ही भावनाओं गई में है, सर आप उनको समझ भूल ही गए, पाएंगे सारी चीजों को, है ना। और समाधान भी है, लेकिन इस वीडियो, इस सीरीज के हाँ, अगले पार्ट और में हम अगले समाधानों पर पार्ट चर्चा लेकर करेंगे आएंगे आपको। हम, अगले पार्ट में लेके आएंगे और इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और सर का एक्सपीरियंस खूब अनुभव रहा है कि आप शकल से ही देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद में शकल से क्या नहीं सर, बातों से। चलिए है ना। ठीक है सर, चलिए सर, ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए चलिए मिलते हैं फिर इस सीरीज में अगले, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्यों नहीं 900 अंक आ पा रहे हैं, कारण आपके सामने है। समाधान और सावधानियां क्या क्या बरतनी है उस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। चलिए, जय हिंद।